सुंदर की कजन की शादी थी जो हवेली में ही रखी गई थी। सिर्फ 2 दिन बचे थे और शीतल ने शादी के लिए कोई भी शॉपिंग नहीं की थी। सुंदर के पिता सुंदर को गुस्से से समझा रहे थे कि वह शीतल को साथ लेकर जाए और उसे शॉपिंग करवा कर लाए, जबकि सुंदर ने बड़े ही समझदारी से हाँ कर दी थी। जबकि शीतल सुंदर से अब डरते होने के साथ साथ नाराज भी रहने लगी थी, क्योंकि सुंदर के बारे में जो बात उसे पता चली थी वह किसी तरह उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अगले दिन अंकल जी ने दोनों को शॉपिंग पर भेज दिया, लेकिन शीतल ने सुंदर से कोई बात न की। उस मासूम सी लड़की न जाने दिल में ऐसी कौन सी बात लेकर बैठी थी। अब वो शीतल से कम ही बात करता था, लेकिन अक्सर वह खुद उससे कोई ना कोई बात करने की कोशिश करता तो वह बिजी हो जाती। क्या बात थी, वह इतनी परेशान हो गई थी। सुंदर ने गाड़ी ड्राइव करते हुए शीतल से पूछा भी था तो वह कहने लगी, मैं आपको क्या बताऊं। वह इस तरह हैरानी और गुस्से से बात की कि सुंदर के माथे पर बल पड़ गए। क्या हो गया तुम्हें? ये किस तरह मुझसे बात कर रही हो तुम? सुंदर का शब्द भी अब तीखा हो गया था। मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी। सुंदर गाड़ी रोक चुका था और वे लोग एक मॉल के सामने खड़े थे। ऐसे कैसे छोड़ दूं? ना पूछो, बात तो तुम्हें मेरी सुननी ही पड़ेगी। सुंदर के शब्दों में गुस्सा दिखाई दे रहा था, जिस पर शीतल घबराई थी, लेकिन उसने खुद पर काबू पाते हुए कहा, मुझे आपकी कोई बात ही नहीं सुननी। जबकि अंदर से वह बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, क्योंकि सुंदर के व्यक्तित्व के बारे में वह कई लोगों के मुंह से जान चुकी थी। उसके रौब और घमंड और दबदबे से बड़े बड़े लोग घबरा जाते थे, और वह तो फिर भी मासूम सी लड़की थी, मगर ऊपर से वह दिखा रही थी कि वह बहुत बहादुर है। सुंदर की नज़रें चील की तरह तेज थी, जैसे कोई भी बात छुपी नहीं रह सकती थी। भला शीतल की घबराहट कैसे नहीं भांपता। उसने उस मासूम लड़की को देखकर अपनी मुस्कुराहट दबाई और धीमे मगर खुफिया अंदाज में कहा, आराम से गाड़ी में आकर बैठ जाओ और मेरी बात सुनो। वह खुद से उससे बात कर रहा था, ये कोई छोटी बात तो नहीं थी, लेकिन इस वक्त शीतल जिस उलझन में पड़ी हुई थी वह चाहकर भी सुंदर की बात को समझ नहीं पाती। सुंदर ने उसे शॉपिंग करवाई, वह बड़ी बेमन से शॉपिंग कर रही थी। उस बीच सुंदर ने शीतल से बात करने की कोशिश की तो वह उसकी बात को नज़रअंदाज करती जल्दी से हवेली पहुंचना चाहती थी। सुंदर के लिए उसका ये व्यवहार अब उसे शक में डाल रहा था। हवेली आते ही अपने कमरे में बंद हो गई थी, जबकि सुंदर भी चुपचाप अपने कमरे में चला गया। रात को खाने के वक्त सब लोग डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे। जब सुंदर ने एक नज़र सबको देखा, फिर उसने गला खंगारते हुए अपने बाप को देखा। पापा जी, मैं यहाँ अपना बिजनेस अच्छे से संभाल रहा हूँ, लेकिन बिजनेस को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए मुझे विदेश जाना पड़ेगा। मैं आपसे परमिशन चाहता हूँ। अगले महीने मेरी फ्रांस के एक कंपनी के साथ मीटिंग है और उसके बाद मैं फ्रांस में भी अपनी एक ब्रांच खोलना चाहता हूँ। आप मुझे परमिशन दे दो। सुंदर ने बड़ी आराम से और बड़ी प्यार से ये बात सबके सामने रखी थी, जबकि शीतल ने खीर का चम्मच जो मुंह में डाल रही थी यूं लगा जैसे उसके गले में ही अटक गई हो। सुंदर की माँ तो दिल ही दिल में बड़ी खुश हो चुकी थी कि उनका बेटा उस लड़की से दूर जा रहा था। अंकल जी ने शीतल की तरफ देखा, जिसका चेहरा फीका पड़ चुका था, जबकि वह अपने उस अड़ियल और घमंडी बेटे को मना भी कर सकते थे, क्योंकि अपनी बात सिर्फ बताता नहीं था, वह करके दिखाता था, और जब वह बोल देता था वह जरूर करता था। इसी वजह से उन्होंने हामी भर ली थी। शीतल ने खाना वहीं छोड़कर खड़ी हुई। अंकल जी के साथ साथ सब ने उसका यूं खाना छोड़कर जाना महसूस किया था, लेकिन वह उस वक्त किसी को कुछ भी कहने की हालत में नहीं थी, इसलिए सबसे माफ़ी मांगते वहाँ से चली गई। उसके बाद 2 दिन तक शीतल और सुंदर के कोई आमना सामना नहीं हुआ। कल रात ही शीतल ने अपने आइडिया के तहत सुंदर को अपना बना लिया था। उसे अब विश्वास था कि अब सुंदर उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगा, लेकिन यह उसके दिमाग का फितूर था। सुंदर जो सुबह बड़े ही जोरों शोरों से तैयार होकर घर से निकला था, अब रात के 2 बज रहे थे, अभी तक घर वापस नहीं आया था। शीतल को रह रहकर ख्याल आ रहा था वह उसे छोड़कर जा चुका है। उसे उसकी वह मुस्कुराहट याद आई तो उसे अपना जिस्म आग की लपेट में महसूस हुआ था। तो क्या वह उसका फ़ायदा उठाकर उसे छोड़कर जा चुका था? ये सोच आते ही वह फूट फूट कर रोने लगी थी, और फिर वह रोते रोते न जाने कब नींद की लपेट में आ गई थी। उसकी आंख अलार्म की आवाज़ से खुली थी। उसने मंदी मंदी आंखें खोलकर अलार्म बंद करने की कोशिश की और अलार्म को बंद भी कर दिया था। अलार्म की आवाज़ से उसकी नींद भग से गायब हो गई थी। बेड के साइड टेबल पर बल्ब ऑन करके वह कंबल से निकली और बेकाबू ही उसे बहुत ज़्यादा ही सर्दी का एहसास हुआ। ठंड का महीना चल रहा था, जिसकी वजह से मौसम में बहुत ज़्यादा ठंडई आ गई थी। उसने कंबल दूर फेंका और खुद उठने की कोशिश की। रो रो कर उसकी आंखें भी दुखने लगी थी। वह जैसे ही खड़ी हुई तो उसे और ज़्यादा ठंड का एहसास हुआ। उसने खुद पर एक नज़र डाली तो उसे अपने जिस्म पर शॉल की कमी महसूस हुई। कल रात का एक एक मंजर उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। उसे अपने ही जिस्म से नफरत सी महसूस होने लगी। उसने अपनी ओढ़ी हुई साल ढूंढने की कोशिश की। उसे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी,
क्योंकि उसे अपने तकिए के पास ही मिली थी। सुबह का वक्त था, वह बेकाबू उठी और बाथरूम में गई। नहा करके उसने घर के बने आंगन के मंदिर में वो पूजा करने लगी। पूजा करने के बाद ही उसकी आंखों से बराबर बहते आंसुओं से उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता था। जो ही उसने प्रार्थना के लिए हाथ उठाए, आंखों से उमड़ता आंसू उसके आंखों से सिमट कर उसके गालों और उसके होंठों को बहुत भिगो रहे थे कि शादी से पहले ही वो क्या करके बैठी थी। जिस आदमी से उसे बचपन से मोहब्बत थी, वही आदमी उसको बेमोल करके जा चुका था। कितनी बड़ी गलती कर गई थी उसने तो ये सब अपने होने वाले नंद के कहने पर किया था। अगर वह ये सब करेगी तो उसकी शादी जल्दी हो जाएगी और फिर उसका सुंदर उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगा। लेकिन सुंदर ने तो उसका मान तोड़ दिया था, उस बेसहारा छोड़कर जा चुका था। शीतल को अपने जिस्म से घिन आने लगी थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो अपने जिस्म को आग लगा दे। उस दिन को बीते हुए मंजर उसे याद आ रहे थे, लेकिन वह घर वापस नहीं आया। अंकल जी ने शीतल की उदासी महसूस की तो उसको समझाने लगे कि वह पहले भी अक्सर यूं ही दोस्तों के साथ कहीं न कहीं घूमने चला जाता था। तुम जानती हो उसकी आदत यूं ही है, बिना बताए चले जाना। तुम फिक्र मत करो, वह जल्दी ही वापस आ जाएगा। अंकल जी ने उसे बहुत तसल्ली देते हुए कहा, लेकिन वे जानती थी वह उसे छोड़कर जा चुका है। अब वो कभी वापस नहीं आएगा। वो पूरे घर में टूटी टूटी सी फिर रही थी। घर के काम काज न उसने पहले कभी किए थे और ना ही अब कर रही थी। वह फिर भी सुंदर के मौजूदगी में उसके काम काज करने लगी थी, लेकिन अब फिर से वह सब कुछ छोड़ चुकी थी। विकास और राम खिलावन ने जब पार्वती से पूछने की कोशिश की कि सुंदर कहाँ है, तो उन्होंने ना में सिर हिलाया और कहा कि मुझे इसकी कोई खबर नहीं। और ये उनके लिए कोई खास बात नहीं थी, क्योंकि वह पहले भी ऐसे ही बिना बताए कई दिन हवेली से गायब रहता था। हाँ, लेकिन ये था कि वह उन्हें खबर करके बता दिया करता था कि वह कहाँ जा रहा है। लेकिन इस बार उसने किसी को भी कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझा। शीतल पिछले कई दिनों से बहुत दुखी दुखी फिर रही थी। वह खुद ही नहीं समझ पा रही थी आखिर सुंदर उसे अकेला छोड़कर कहाँ जा सकता है। क्या उस रात की वजह से वह उसे ऐसे ही छोड़कर चला गया है? वक्त का काम है गुजर जाना, और वह धीरे धीरे गुजरता ही जा रहा था। अब 1 महीने होने को आए थे। शुरू में तो सबको लगा सुंदर कहीं गया हुआ है, जरूर बात करेगा। फिर कुछ दिन बीत जाने के बाद सबको परेशानी हुई। जब कोई खबर ना हुई, वह उससे पहले भी कई महीने गायब हो जाता था। फिर वापस आता और कहता कि पहाड़ों में प्राकृतिक के सुकून के लिए गया था, किसी से बात नहीं करना चाहता था। उसके इस आदत की वजह से सबको भी आदत हो चुकी थी। वो महीने से ऊपर कहीं रुकता भी तो नहीं था। अब जब महीने से ऊपर का टाइम हो गया तो सबको परेशानी ने घेर लिया था। अब उसे तलाश करने लगे, लेकिन किसी को पता चला था, और सबसे ज़्यादा शीतल परेशान थी, जो उसके प्यार की निशानी को अपने कोख में लिए पाल रही थी। अब शीतल को अपनी हालत बुरी होती महसूस हो रही थी। उसे अब अक्सर ही चक्कर आना शुरू हो चुके थे। उसके सर में अजीब सा दर्द रहता था। उसने आज से पहले कभी इस तरह का थकावट महसूस नहीं की थी जितनी वह इन दिनों में कर रही थी। अपने इस हालत की उसे खुद भी समझ नहीं आ रही थी, और उस वक्त हवेली में उसका कोई भी ऐसा सहारा या दोस्त नहीं था जिसे वह अपनी समस्या के बारे में बता सके, क्योंकि उसकी नंद जो उसकी दोस्त थी वह भी शादी करके अपने घर जा चुकी थी और वह उस वक्त अपने पति के साथ हनीमून पर गई हुई थी। अंकल जी के अलावा वह किसी से बात नहीं कर सकती थी, लेकिन न जाने क्यों शर्म महसूस हो रही थी कि वह ये बात अंकल जी को नहीं बता सकती थी। पार्वती का व्यवहार उसके साथ दिन ब दिन बहुत ही बुरा होता जा रहा था। सबके सामने तो वह उसके साथ बहुत प्यार से रहा करती थी, लेकिन अकेले में उसे नफरत भरी निगाहों से देखा करती थी। उनकी उस नफरत की वजह से वह खुद भी जानती थी और उसे परवाह भी नहीं थी। लेकिन अब शीतल की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी, और अब तो हालात ऐसी थी उसे उल्टियाँ आनी शुरू हो चुकी थी। वह सबसे छुप छुप कर अपने कमरे में ही रहा करती थी। जब भी उसे महसूस होता कि उसकी तबीयत खराब हो रही है तो वह जल्दी से पहले अपने कमरे में जाकर छुप जाती। उसे ऐसा लग रहा था जरूर हालत वैसे ही है, वह ये सब कुछ अकेले बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसी वजह से वह अपना वक्त रो रो कर बिताने लगी थी। सुंदर पर उसे बहुत गुस्सा आने लगा था। उसकी हालत ऐसी हो चुकी थी वह अब और ज़्यादा इस बात को छुपा नहीं सकती थी। जैसे तैसे करके वे दिन बीतते जा रहे थे। महीने बीत चुके थे। अब उसके दिन ब दिन हालत बिगड़ती ही जा रही थी। उसे मेडिकल केयर की बहुत ज़रूरत थी, लेकिन वह बताती भी तो किसको बताती और कैसे बताती। वह उसे बेसहारा छोड़कर पता नहीं कहाँ गायब हो गया था। अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ था उस रात जब वह सुंदर के कमरे में गई थी और सुंदर ने उसके साथ वह सब किया था जिसमें शीतल खुद शामिल थी। और शीतल भी यही चाहती थी कि मैं अपनी खूबसूरती से और अपनी मोहब्बत से उसे कैद कर लूँगी तो ये कहीं नहीं जाएगा और ये मेरा हो जाएगा। उस रात उसने अपने जिस्म को उसके हवाले कर दिया था, और सुंदर ने भी उस खूबसूरत लड़की को सारे पर्दे से आज़ाद करके उसे अपनी बाहों में भरकर उसके साथ अपनी सारी दूरियों को मिटा चुके थे। वे दोनों सारी रात उसी में लगे रहे।
सुंदर भी पूरी रात उसको सोने न दिया था। शीतल भी अपने आप को उसे सौंप चुकी थी। वह सारी रात उसके बारे में सोचती थी। उस रात के बाद उन लोगों ने कई बार एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। अब तो घर वालों को भी सुंदर की तरफ से चिंता सताने लगी थी। वे लोग बराबर उसका नंबर मिलाकर पूछताछ कर रहे थे, लेकिन उनके एक दोस्त ने जो बात उन्हें बताई, उन्होंने सबको हैरान कर दिया। उसके दोस्त ने बताया कि शायद वह फ्रांस जा चुके हैं, क्योंकि वह जब आखिरी बार मिला था तो वह फ्रांस जाने की बात ही कर रहा था, क्योंकि यहाँ सब उसको वहाँ जाने से मना कर रहे थे। जबकि ये खबर सुनकर जहाँ सुंदर की माँ बहुत खुश हुई थी, वहीं शीतल को लगा पूरा आसमान उसके सर पर आकर गिरा हो। उसके पैरों तले से जमीन निकली थी और वह चीख मारकर जमीन पर रो पड़ी थी। वह विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि सुंदर उसे छोड़कर जा चुका है। बस एक रात की वजह से ये खबर सुनते ही उसका सर घूमा था और वह सुन्न होकर जमीन पर गिर गई थी और वहीं आंगन के फर्श पर जाकर सर लगा। और उसके यूं अचानक बेहोश हो जाने पर अब सभी बुरी तरह से परेशान थे। अंकल जी जल्दी उसे डॉक्टर के पास ले गए थे। कुछ ही देर में वे लोग डॉक्टर के पास पहुंच चुके थे। ये उनकी फैमिली डॉक्टर थी जिसने शीतल का चेकअप किया था। लेकिन चेकअप करने के बाद जो बात उन्हें पता चली, इस बात में हवेली वालों पर जैसे आसमान गिरा दिया था, क्योंकि राकेश और राम खिलावन भी उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे। डॉक्टर के मुंह से निकलने वाले शब्द सुनकर सब लोग अपनी अपनी जगह से उठ खड़े हुए। उन्हें हैरानी से सामने बेहोश पड़ी लड़की को देखा, जबकि राम खिलावन का हाथ सीधा दिल पर गया था। वे उस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि उनकी मासूम सी दिखने वाली शीतल ऐसा भी कुछ कर सकती है। जबकि पार्वती होश में आते ही चीखना चिल्लाना शुरू कर चुकी थी। उन्होंने उस पर बहुत ही गंदा इल्ज़ाम लगाया, उसे बहुत बुरा भला कहा, बदनाम किया। नौकरों की मौजूदगी में राकेश ने पार्वती की जुबान को काबू करने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त आपे से बाहर हो चुकी थी। जो भी था वह उनके बेटे की मंगेतर थी। ऐसा कैसे हो सकता था? वे किसी और के बच्चे की माँ बन जाती, क्योंकि उनका बेटा तो 4 महीने से घर पर ही नहीं था। ऐसे कैसे मुमकिन था? सब लोग शीतल के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। करीबन 5 घंटे के बाद शीतल होश में आई थी। उसने अपना सर चकराते हुए पाया। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली तो अपने आसपास इतना भीड़ देखा। हवेली वालों को अपने पास देखकर उसे किसी अनहोनी का एहसास हुआ। उसने उठने की बहुत कोशिश की, लेकिन एक बार फिर से सर चकरा गया, जिसकी वजह से उसका सर खुद ब खुद बेड पर मौजूद तकिए पर जा गिरा था। उसने अपने सर को दोनों हाथों में थामा, जबकि पार्वती जो कब से चुप खड़ी थी जल्दी उसके तरफ लपकी और उस बेचारी के मुंह पर जोरदार थप्पड़ दे मारा। जबकि शीतल बेकाबू होकर अपने चेहरे पर हाथ रखे अपनी आंटी को देख रही थी। ये उसकी जिंदगी में पहला थप्पड़ था। आज से पहले किसी ने उसे हाथ तक नहीं लगाया था, उसे डांटा तक नहीं था। आज वह किस दोराहे पर आकर खड़ी हुई थी? सच सच बता, किसका पाप है तेरे पेट में? किसके साथ तू अपना मुंह काला करके बैठी है? हमने तुझे इस हवेली में रखा, हर तरह के ऐश आराम दिए। मेरे पति ने तुझे अपने सर आंखों पर बिठाया। तूने मेरे बेटे को छीन लिया, मेरे बेटे को मुझसे दूर किया। वह तेरी वजह से इस हवेली से दूर भागता है। तुझे किसी के इज्जत का ख्याल नहीं आया। मेरे बेटे की मंगेतर होकर तूने इतना बुरा काम किया। मेरे बेटे की जगह तूने किसी और को दे दी। बता, किसका पाप है? बोल, किसके साथ रातें बिता रही थी? बोल, वरना आज मैं तेरा खून ही कर दूंगी। पार्वती आपे से बाहर होती बराबर उस पर चीख रही थी, जबकि बाकी सब चुप ये सब तमाशा देख रहे थे। आंटी, मैंने कोई पाप नहीं किया, ये बच्चा सुंदर का ही है। कांपती आवाज़ में उसने बताया, झूठ मत बोलो, किसी और का पाप मेरे बेटे के सर पर मत डालो। मेरा बेटा तो पिछले 4 महीने से घर से गायब है। ये बच्चा कहाँ से आ गया? और सुंदर तो तुमसे ठीक से बात तक नहीं करता। ये सब कैसे कर सकता है? इतना बेवकूफ़ नहीं मेरा बेटा कि शादी से पहले ऐसे काम करे। शीतल को लगा सब उसकी तरफ से बोलेंगे, उसका साथ देंगे, लेकिन सभी चुप बैठे थे और पार्वती के मुंह में जो भी आ रहा था वो बोलती जा रही थी, उसको सुनाती जा रही थी। अब शायद उसके दिल में शक पैदा हो रहा था। कोई भी कुछ बोल नहीं पा रहा था। सबको चुप देखकर उन्होंने शीतल का हाथ पकड़ा और उसे लिए नीचे की तरफ चल पड़ी। उसे घसीटते हुए ले जा रही थी। इससे पहले कि वह उसे घसीट कर ले जाती, अंकल जी ने पार्वती को रोकना चाहा तो वह राकेश अंकल पर भी चिल्ला पड़ी थी। उनका कहना था, ये सब तुम्हारी वजह से ही तो हुआ है। तुमने अपने मरे हुए दोस्त के लिए मेरे बेटे की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। इस लड़की का लक्षण मुझे पहले से ही अच्छा नहीं लगता था और अब बात साबित हो गई है तो ये इस घर में नहीं रह सकती। आपने हमेशा हर फैसला मेरी मर्जी के खिलाफ लिया है। मेरे इकलौते बेटे की मंगनी इस लड़की से करवा दी, लेकिन अब नहीं। अब इसका किरदार सबके सामने है तो मैं इसे अब यहाँ नहीं रहने दूंगी। ये जाए उसी के पास जिसका पाप लेकर अपने कोख में फिर रही है। पार्वती ने राकेश और राम खिलावन को वार्निंग देते हुए कहा और एक बार फिर से घसीटते हुए शीतल को दरवाजे तक लाई और जोर से धक्का दिया। निकल जा मेरे घर से। शीतल लड़खड़ाते हुए गिरने को थी, तभी सामने से एक भारी भरकम 6 फीट का नौजवान उसको संभालते
उसको खड़ा किया। उसकी हालत देखकर वह गहरे सदमे में चला गया। फटे हुए होंठ, उजड़े बाल, उसके हालत पर तरस आ रही थी। सुंदर की आंखें पल भर में आग उबलने को थी। उसने आश्चर्य से अपने घर वालों को देखा था, जो उसके ना रहने पर उसके साथ क्या कुछ कर रहे थे, जबकि शीतल अपनी जगह सुन खड़ी थी। भला वह उस खुशबू को कैसे न पहचानती। सुंदर ने जल्दी शीतल को सीधा किया, अपनी जैकेट उतारते उस पर लपेट दिया और फिर उसने उसे अपने सीने में छुपा लिया। जबकि ये मंजर देखकर हवेली में सबके पैरों तले से जमीन निकली थी। सुंदर 4 महीनों के बाद घर लौटा था। सभी उसे देखकर हैरान परेशान थे और बहुत कुछ पूछना चाहते थे, वह कहाँ था। और सबसे बुरा हाल तो पार्वती का था, क्योंकि पार्वती ये सब कुछ जानती थी। जानती तो शीतल भी थी, लेकिन पार्वती के खिलाफ जाने की उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी। वह शोभा के शादी के बाद से ही सब कुछ जान बैठी थी कि पार्वती के मन में ऐसा कुछ चल रहा है, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह पार्वती के खिलाफ किसी को कुछ भी बोलती। पार्वती घर में सबसे बड़ी थी, उसकी सभी बहुत इज्जत किया करते थे। इसी डर ने उसे अपनी जुबान न खोली थी और वह बहुत परेशान रहती थी। अब जब सुंदर ही वापस आ गया तो सारा खेल ही खत्म हो गया था। उसने पहले शीतल को तसल्ली दिलवाया कि वह आ चुका है, उसको अब कोई कुछ नहीं कर सकता, बल्कि जख्मी शेर की तरह दहाड़ा था। जबकि इस दहाड़ पर उसके दिल कांप उठे थे। वह जख्मी शेर बनकर आंखें लाल किए सबको घूर रहा था, जबकि राम खिलावन पार्वती को घूर रहे थे, जिन्होंने उनकी मासूम बच्ची पर हाथ उठाया था। उनका बस नहीं चल रहा था, वह उनका हाथ ही काट दे। शीतल तो उसके सीने में छुपी हुई थी। सबके सामने उसने ये स्वीकार कर लिया कि मेरी होने वाली पत्नी है और मैं बहुत जल्द इससे शादी करने वाला हूँ, और जो ये बच्चा है वह भी मेरा है। इस बात पर सबको जोरदार झटका लगा था। लेकिन तुम जानते भी हो इस लड़की ने क्या किया है। पार्वती ने अभी उसकी बात नहीं सुनी। उसने अपने मुंह से स्वीकार कर लिया है, ये बच्चा मेरा है। पार्वती जोर से चिल्लाती हुई कहने लगी, इस लड़की का कैरेक्टर ठीक नहीं लगता मुझे। ये प्रेग्नेंट है, सब जानता हूँ, और बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि यहाँ पर कौन क्या कर रहा है। सुंदर भी गुस्से से बोला, अच्छा अगर तुम सब जानते हो तो क्या ये जानते हो जिस लड़की को तुम इतने अधिकार से अपने सीने में छुपाए खड़े हो वह अपने जिस्म में किसी और का पाप लेकर बैठी है। ये बात सुनकर सुंदर ने बड़ी हैरानी से अपनी माँ को देखा। इस बात को वह कितनी बार दोहरा चुका था, लेकिन पार्वती का शब्द वहीं अटका हुआ था। जबकि ये सब देखते हुए पार्वती, राकेश समेत सभी हैरान रह गए थे। इतनी बड़ी बात पता चलने के बावजूद वह कैसे उसे अपने बाहों में लेकर खड़ा था। तुम बहरे हो गए हो, या इस लड़की ने आते ही तुम पर जादू कर दिया है। तुमने सुना नहीं कि मैंने क्या कहा। ये किसी का गंदा खून अपने जिस्म में लिए फिर रही है, जबकि अपने औलाद के सामने वह इस तरह खुलेआम किसी और का गंदा खून कह रही थी। अब सुंदर को सही मायने में लग रहा था कि उसकी माँ अपनी बात को आगे रखने के लिए कितनी हद तक नीचे गिर चुकी हैं। वह दहाड़ता हुआ अपनी माँ की तरफ बढ़ा और कहा, ये मेरी होने वाली पत्नी है और मैं इसे मोहब्बत करता हूँ और मैं इससे शादी करूँगा और इसको पूरी इज्जत भी दूंगा। इसके बावजूद मेरा अपना खून है। वो बहुत गुस्से से चिल्लाया था। सबकी नज़रें आश्चर्य से उसकी तरफ उठी, जबकि शीतल ने जोर से आंखें मीची। सामने खड़े राजकुमार को देखा था, जो उस वक्त बिल्कुल आग बना उसे फटने को तैयार था। मेरी इज्जत पर हाथ डालने वालों का मैं हाथ काट देता हूँ। वह अपने दादा की तरफ देखता बहुत तेज में दहाड़ा तो वहाँ मौजूद सब लोग हैरान रह गए। वे सब ये सोच भी नहीं सकते थे कि वह ऐसा भी कुछ कह सकता था। वहाँ खड़ी आश्चर्य में पड़ी सुंदर को देख रही थी, जो उस वक्त बिल्कुल आग बना उस पर फटने को तैयार था। मेरी इज्जत पर हाथ डालने वाले का मैं हाथ काट देता हूँ। जबकि सुंदर ने एक बार फिर उसे अपनी बाहों में भर लिया, पूरे अधिकार से सबके सामने, जबकि वहाँ मौजूद हर आदमी चुप खड़ा तमाशा देख रहा था। ये तो उस हवेली में सभी जानते थे कि इन दोनों की मंगनी हुई है और ये उसका होने वाला पति है, और एक दूसरे को समझने का टाइम भी दिया गया था। लेकिन बस बाकी रह गया था उनकी शादी। कोई नहीं जानता था कि सुंदर शादी से पहले ही अपना अधिकार ले चुका है। वहाँ पर मौजूद सब लोगों को जैसे सांप सूंघ चुका था। जबकि सुंदर बहुत ही गम से शीतल को देख रहा था। इससे पहले कि उसे लेकर कमरे की तरफ जाता, राम खिलावन की गरजती आवाज़ पर उसे रुकना पड़ा। शादी से पहले ये सब करते तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी मंगेतर से अपनी पत्नी का अधिकार लेकर उसे तुम बिल्कुल अकेला छोड़कर चले गए थे। राम खिलावन जी ने गरजते हुए कहा तो सुंदर ने बेबसी से दादाजी को देखा। मैं छोड़कर नहीं गया था दादाजी। जिस दिन मैं सुबह घर से निकला था उसी दिन वंदना के नंद का एक्सीडेंट मेरी गाड़ी से हो गया था। शायद हमारे घर ही आ रही थी जब मैंने उसे रास्ते में गाड़ी में बिठाकर अस्पताल ले जाना चाहा। मैं खुद ऐसी जगह पहुंच गया था जो मैं सोच भी नहीं सकता था। मैंने आपसे कहा था कि मुझे फ्रांस जाना है और मैं अब फ्रांस पहुंच चुका था, और ये सब एक चाल थी जिसमें मेरी माँ पार्वती भी मिली हुई थी, और शायद ये बात शीतल भी जानती थी। इसलिए वो बिल्कुल चुप हो गई थी, ना ही किसी से बोलती थी और ना ही मेरे करीब आती थी, क्योंकि माँ ने उसे धमकी दी थी वह मेरे करीब आएगी तो उसे सुंदर कभी नहीं मिल पाएगा। और माँ ने अपने आइडिया पर काम करना शुरू कर दिया।
वंदना की नंद अलका ने मुझे कई बार प्रपोज किया था और मैंने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया। मुझे उस लड़की का एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं था। वह लड़की बहुत ही खुले मिजाज की लड़की थी। उसने अब तक कई बॉयफ्रेंड बदल चुके थे। उसका दावा था कि अब वो मुझसे शादी करना चाहती है क्योंकि मैं उसे बहुत पसंद आया था। उसने ये बात वंदना से भी बताई थी। वंदना को भी उसकी नंद बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। वंदना ने मेरे कान में ये बात डाली, पर पूरे घर में एक मेरी माँ थी जो शीतल को पसंद नहीं करती थी, और अलका ने मेरी माँ के साथ ये प्लान बनाया था कि वो मुझे फ्रांस लेकर जाए और मुझसे शादी कर लेगी। उसने मुझे वहाँ 4 महीने कैद रखा। हर रोज़ कहती रही कि मुझसे शादी कर लो, लेकिन मेरा हर दिन का एक ही जवाब होता कि मेरी होने वाली पत्नी शीतल होगी और कोई नहीं। चाहे मैं मर भी जाऊं तो मेरी लाश से शादी कर सकती हो, लेकिन मेरी आत्मा में सिर्फ मेरी शीतल होगी। जब माँ को ये बात पता चली कि मैं किसी कीमत पर भी अलका से शादी नहीं कर रहा और यहाँ पर भी ये सब हो चुका था, सबको पता चल चुका था शीतल प्रेग्नेंट हो गई है, तब माँ ने और अलका ने दोनों ने शीतल को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। तभी वंदना ने मेरी बहुत मदद की और मुझे वहाँ फ्रांस से बचाया, मुझे पास बुलाया, और मैं आज तुम सब लोगों के सामने खड़ा हूँ। और माँ सब कुछ जानते हुए भी बिल्कुल चुप थी, क्योंकि सब कुछ मेरी माँ के कहने पर ही तो हो रहा था। और शीतल को भी माँ ने धमकी दिया था, इसलिए शीतल हमेशा परेशान रहती थी, जबकि पार्वती भी अब बिल्कुल शर्मिंदा सर झुकाए खड़ी थी। इससे पहले कि सुंदर शीतल को लेकर जाता, पार्वती ने बड़ी प्यार से शीतल से माफ़ी मांगी और उन्होंने सुंदर से वादा किया था कि वह शीतल को अपनी बहू स्वीकार करती हैं और उसका पूरा ख्याल रखेंगी, बस मैं उनसे दूर ना जाऊं। राकेश और राम खिलावन उसे बहुत विनती की थी, और फिर जब शीतल से पूछा गया तो वह खुद भी इस हवेली से दूर नहीं जाना चाहती थी। इसी वजह से सब लोगों की रजामंदी पर सुंदर ने हवेली में ही रहने की हामी भर ली। सुंदर शीतल को लिए अपने कमरे में चला आया और फिर कुछ वक्त के लिए उससे रिलैक्स करता रहा, और फिर उसने शीतल को एक और हकीकत बताई, जिसे सुनकर शीतल एक बार फिर से हैरान रह गई थी। सुंदर बोला तो वह आंखें फैलाए उसे सुन रही थी। उस रात तुम खुद मेरे कमरे में नहीं आई थी, बल्कि मैंने ही वंदना को कहा था कि मैं तुम्हारे दिमाग में ये सारी बातें डालूं। मेरे ही कहने पर मेरी कजन ने तुम्हें ये सलाह दी थी। मैं खुद से कभी तुमसे अपने दिल की बात न कर पाता, लेकिन तुमसे दूर भी नहीं जाना चाहता था, और ये भी नहीं चाहता था कि तुम्हें खुद अपने पास बुलाऊं। और मैं तुम्हें चाहता भी था और अपनी घमंड भी रखना चाहता। इसी वजह से मैंने ही उस रात तुम्हें अपने कमरे में बुलाया था और तुम मुझे खोने के डर से भागती चली आई थी। जबकि शीतल को इस घमंडी इंसान पर अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। वह जो उस रात मेरे साथ वह सब किया था। शीतल ने गुस्से से पूछा, वह तो तुम्हारे पाँव में बेड़ियाँ पहनाने के लिए किया था ना? सुंदर ने शरारत से कहा। तो शीतल गहरा सांस भरकर रह गई, क्योंकि वह जानती थी सुंदर को अपनी घमंड सबसे ज़्यादा प्यारी थी, शायद मुझसे भी ज़्यादा प्यारी थी। वह इस बात पर खुश थी, उसे उसकी बचपन की मोहब्बत मिल चुकी थी। उसे भला और क्या चाहिए था। जब मैं अलका के कैद में था तो दिन रात सिर्फ तुम्हारा नाम लेता था और वे जल भुनकर राख हो जाती थी। मैं दिन रात यही सोचता था, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। अपनी घमंड की वजह से मैंने तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार ना किया। बस चाहता था तुम खुद मुझसे मोहब्बत का इजहार करो। मैं तुम्हारे सामने दीवार नहीं बनना चाहता था। लेकिन जब दिन ब दिन अलका अपनी गुस्से की आग मुझे दिखाने लगी तो मुझे लगा तुम्हारे साथ जो नाइंसाफ़ी की मैंने, उसकी सज़ा मुझे मिल रही है। और फिर बस कुछ दिनों में ही पार्वती अपना व्यवहार भी ठीक कर चुकी थी, जबकि शीतल के साथ सभी बेहद प्यार मोहब्बत से रहने लगे थे। सारे घमंड को और गलतफहमियों को मिटा चुके थे। खुशियों के साथ हवेली में अपना रिश्ता फिर से बना लिया था। और फिर आखिरकार वह दिन भी आया जब इन दोनों की शादी हुई। शादी के 5 महीने के बाद शीतल ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया था। घर में बहुत ज़्यादा खुशियाँ थी, सभी बहुत खुश थे। जब अलका को सुंदर नहीं मिला तो वह आपे से बाहर हो गई। उसका ब्रेन शॉर्ट हो गया और वह अपना दिमागी संतुलन खो बैठी थी। उसे पागल खाने में भर्ती करवाया गया। वह डॉक्टर नर्स सबको ही सुंदर कहती। अलका के माता पिता का कहना है कि सुंदर एक बार उससे शादी कर ले, चाहे बाद में डिवोर्स दे दे, शायद उसकी दिमागी संतुलन ठीक हो जाए और वह पहले जैसे नॉर्मल हो जाए। मगर घर पर इस बात के लिए कोई भी राजी नहीं। अब आप लोग बताइए मुझे क्या करना चाहिए। मैं एक इंसान हूँ, अगर मेरे शादी करने से वह ठीक होती है तो क्या मुझे उससे शादी कर लेना चाहिए या नहीं। और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताएं। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ।